आइए हम शुरुआत करते हैं। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु, देखिए हम सब जानते हैं संविधान की रचना की गई थी, तो उसके लिए संविधान सभा का जो विचार था ये सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका जो प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का जो विचार था वो प्रस्तुत किया था। किसने किया था संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत? तो वो आपका किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, आगे हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? मतलब किसने ऐसा कहा था कि हमको एक संविधान सभा का निर्माण करना चाहिए, है ना? तो आप ये देखिए, M.N. राय ने, यानी भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने दिया? तो ये दिया था आपका M.N. राय ने। किसने? M.N. राय ने। ठीक है, क्या दिया था इन्होंने? संविधान निर्मात्री सभा का विचार। आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपका पहला वाला प्रश्न IAS प्री में 1996 में आया था और उसके बाद भी ये कई परीक्षाओं में आया है, ऐसी बात नहीं है। और अभी जो प्रश्न है ये आपका GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी पूछा जा चुका है। ये आपका BEO स्तर की परीक्षा है, या आपकी SSC स्तर की जो परीक्षा है, या GDC है, UPHESC है, या काफ़ी आपकी जो परीक्षाएं हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला देखिएगा, हमारा तीसरा प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका किया गया था किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। कौन सा? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं क्रिप्स मिशन जो है कब आया था भारत में? तो ये आपका 1942 में क्रिप्स मिशन जो है ये भारत में आया था। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना। कौन सी? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये आपका था 10 लाख व्यक्ति। यानी जो कैबिनेट मिशन था वर्ष 1946 में जो भारत आया था, मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का भी प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। यानी जिसकी जैसी जनसंख्या उसी आधार पर जो है प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो इसके तहत अगर हम देखें तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। और ये किसके हिसाब से था? कैबिनेट मिशन का निर्माण कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भारत कब आया था यदि पूछते हैं तो ये आपका आया था 1946 में, ये भारत आया था। 1 साल का डिफरेंस था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, बेवेल योजना के अनुसार माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? जो कैबिनेट मिशन था जो 1946 में भारत आया था, उनमें से कौन कौन इसके सदस्य थे और कौन कौन नहीं थे? तो ये यहाँ पर क्या पूछा गया? नहीं था। किसका सदस्य? कैबिनेट मिशन का। तो ये है आपके विलियम वुड जो हैं, इसके सदस्य नहीं थे। अब ये छोड़िए, इसमें 3 मेन सदस्य थे, उनको ध्यान रखना है। एक थे आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स। दूसरे थे आपके पैथिक लॉरेंस, तीसरे थे आपके AB अलेक्जेंडर। तो इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे? मतलब ध्यान रखने के लिए क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, ये 3 आपके कौन थे? सदस्य थे किसके? कैबिनेट मिशन की, जिसका गठन अभी मैंने आपको बताया था कब हुआ था। ये आपका हुआ था 1945 में, और ये भारत में कब आया था? 1946 में भारत में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? ये आपका गठन किया गया था आपका कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अभी ऊपर बताया भी था 1946 के अंतर्गत। ठीक है, 1946 के अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आप देख सकते हैं ये यूपी लोअर सब प्री में आ चुका है, और इसके अलावा उत्तराखंड PCS में भी आ चुका है ये वाला प्रश्न। आगे देखिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये आपके कौन थे? ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी जो थे ये आपके उपसभापति थे। किसके थे ये आपके? जो आपकी 24 अगस्त 1946 को जो आपकी अंतरिम सरकार है ना, इसमें जो कार्यपालिका परिषद थी उसके ये उपसभापति थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? इसमें आपका कौन नहीं थे, तो आपके कौन से थे पहले ये देख लेते हैं। आइए जानते हैं। राजगोपालाचारी जी थे, राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम जी थे। और कौन नहीं थे, ये थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन थे, क्या आप बता सकते हैं? ये आपके सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? उपराष्ट्रपति। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या बनाते हैं? इन्हीं के जन्म दिवस पर हम टीचर्स डे बनाते हैं, जो कि हम बनाते हैं 5 सितंबर को। का अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप इसमें देख सकते, ये वाला आप प्रश्न छोड़ दीजिए। अगला है हमारा, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इसमें हम देखते हैं ए और डी कथन सही है। किसके संबंध में? भारतीय संविधान सभा के संबंध में। क्या है ए और डी? ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, और दूसरा है ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, और दूसरा ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। देखिए एग्जाम्स में जो है प्रश्न कई बार बिल्कुल ज्यों के त्यों, ऐसी के ऐसे ये लोग उठाकर दे देते हैं, तो हमें इस तरीके से करना है कि हमें पता रहे कि किसका क्या उत्तर है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा कथन है? तो इसमें से आपको गलत कथन चुनना है। तो गलत कथन आपका कौन सा है? इसमें से सी जो है ये गलत है। अब हम सही को देखते हैं, सही कौन से हैं। देखिए अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया था, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ये कह रहे किया गया था किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर, जो कि ऐसा नहीं है। ऊपर यह भी हमने डिस्कस किया था। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या सही है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति के जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। अगला है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। यह भी आपका सही है। अगला है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं सूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ठीक है, ये तीनों ही आपके कथन सही हैं। और गलत कौन सा है? गलत आपका ये वाला कथन है, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। अगला है आपका, भारत के संविधान का स्वरूप या प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। किसके द्वारा? विधानसभाओं के द्वारा। किसकी बात हो रही है? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान जो सभा थी उसके सदस्यों। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 14वां, भारतीय इतिहास के संबंध में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कहाँ से निर्वाचित हुए थे? तो ये आपके निर्वाचित हुए थे प्रांतीय, अभी ऊपर भी बताया था। देखिए इस अलग तरीके से भी इस तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे कौन? संविधान सभा के सदस्य। ठीक है, अगला देखते हैं हम। 15वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऊपर भी आपसे डिस्कस किया था, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। प्रांतीय सभाओं के द्वारा, जो कहने का अर्थ यह है कि जो संविधान सभा बनी थी उसके जो सदस्य थे वो कैसे चुने गए थे? तो ये प्रांतीय सभाओं के द्वारा, या आप कह सकते हैं विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। आगे है अगला प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन से स्थायी अध्यक्ष पूछ रहे हैं ये? तो स्थायी अध्यक्ष कौन से थे संविधान सभा के? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके? संविधान सभा के। और अगर ये पूछते हैं कि अस्थायी कौन थे, तो तब आप उस कंडीशन में लिखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मतलब अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 17, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपकी की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्यों? क्योंकि ये अस्थायी चुने गए थे। क्या चुने गए थे? ये आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, क्योंकि तब तक कोई स्थायी अध्यक्ष चुना नहीं गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। लेकिन जब स्थायी सदस्य आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी चुन लिए गए, जो कि हमारे भारत के कौन थे? पहले आपके ये राष्ट्रपति थे, जब ये चुन लिए गए तो फिर इन्होंने उसकी बात की। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मतलब इसका जो वही प्रश्न है, इसको अलग तरीके से पूछा है कि भारतीय संविधान सभा जो थी, इसका जो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी पहले जो अधिवेशन की अध्यक्षता थी, वो किसके द्वारा की गई थी? ऊपर भी बताया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा। ठीक, ये भी आपका सब
अलग अलग तरह से एक ही प्रश्न को आप देखिए किस किस तरह से पूछा जा सकता है, ये भी दिखाया गया है। आगे देखिए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, है ना, अध्यक्ष कौन थे, भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, अभी मैंने आपको बताया भी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर इसमें ये पूछ लिया जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो क्या लिखेंगे, वही ऊपर मैंने आपको भी बताया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। देखिए किस तरह से ये अलग अलग वे में क्वेश्चन को फॉर्म कर सकते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अब इन्होंने एक वर्ड जोड़ दिया स्वतंत्र भारत की, तो वही बात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस ये ध्यान रखना है कि अगर केवल अध्यक्ष पूछ रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यदि आपसे पूछते हैं अस्थायी तो फिर आप क्या लिखेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना थी वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। किसकी, भारतीय संविधान सभा की स्थापना, ठीक है, कब की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी यहीं पर पहली बैठक जो है शुरू हुई थी। आगे देखते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। देखिए फिर वही चीज़ है, अलग तरह से पूछ लिया है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, दिसंबर 1946 में हुआ था। आप देख सकते हैं ये सब प्रश्न जो हैं किस तरीके से परीक्षाओं में आ चुके हैं, और आज भी ये प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं आते हैं, ये आज भी प्रश्न आते हैं। अगला देखते हैं हम 23वां प्रश्न, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। फिर से वही बात आ गई है। देखिए प्रश्न एक है, तथ्य एक है, लेकिन इसको घुमा फिरा के कैसे पूछा जा रहा है, तो अभी मैंने बताया था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, प्रथम अधिवेशन हुआ था किसका, भारत की संविधान सभा का। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो फिर से वही चीज़ है, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, है ना। मतलब आप देखिए तथ्य एक है, प्रश्न एक है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। आगे देखिए, भारत को एक संविधान सभा देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये कब किया गया था, ये आपका किया गया था जनवरी 22, 1947 को। कब किया गया था, जनवरी 22, 1947 को किया गया था, ठीक है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, संविधान देने का प्रस्ताव यानी भारत का एक अपना संविधान होना चाहिए। संविधान क्या है, कानून, है ना, तो अपना एक संविधान होना चाहिए, तो उसका जो प्रस्ताव था कब पारित हुआ, 22 जनवरी 1947 को। आगे देखते हैं, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। चलिए आगे हम इसके बारे में डिटेलिंग देखेंगे। अगला है, संविधान सभा के सन्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, देखिए हमारी एक प्रस्तावना है, हमारी एक प्रियम्बल है, ठीक है, हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना है, तो इसका जो प्रस्ताव रखा था यानी इस बात को जो रखा था वो किसने रखा था, आपके जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो भारत के कौन थे, पहले आपके प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उनके द्वारा। अगला देखते हैं हम, संविधान सभा के उद्देश्य, वही प्रश्न है, देखिए फिर से अब इसको अलग वे में पूछेंगे। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव, वही प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, फिर से वही बात आ गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है 28, भारतीय संविधान को बनाने हेतु निम्नलिखित संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं, तो कितने अधिवेशन हुए हैं, देखिए इसमें हमारे 11 अधिवेशन हुए हैं। कितने अधिवेशन हुए, हमारे 11 अधिवेशन हुए हैं, ठीक है। अगर 11 का ऑप्शन नहीं है तो आप 12 लगा सकते हैं, पर वैसे 11 हुए हैं। यानी भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई, कितने अधिवेशन हुए, तो 11 हुए। देखिए संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। कितने दिन की अवधि में, 165 दिन की अवधि में। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। अब जैसे ये प्रश्न पूछ लें कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को, 1949 में। तो आप देखिए 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। इसके जो भी मेंबर्स थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका जो सबसे नियरेस्ट जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो कौन सा है, 12। तो आप 12 पे तभी लगाएंगे, लेकिन यदि 11 दिया होगा तो आप 11 पर टिक कीजिएगा। अगला देखते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि
क्या है? तो ये कौन सी तिथि है हमारी? अभी हमने बात की थी अंतिम तिथि की, यदि हम बात करते हैं तो ये आपकी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, ठीक है। और आप देखिएगा ये इस दिन क्या हुआ था, हस्ताक्षर करे थे सारे मेंबर्स ने, किस पे? संविधान सभा, ये जो हमारा संविधान बना था उसके ऊपर, ठीक है। और यदि हम 11वें अधिवेशन की बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 में। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी ये कह रहे हैं जो हमारा भारत का संविधान बना था, संविधान का निर्माण हुआ था, उसमें जो संविधान सभा थी उसको कितना समय लगा था? तो ये लगा था आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आगे देखते हैं, देखिए इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बता रही हूँ, हर चीज़ आपके हिसाब से हो सकता है ना हो। आप देखिएगा, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। यदि ये पूछा जाए कि प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन से थे, तो वो थे आपके मुंशी जी, यानी के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी। मुंशी जी एकमात्र कांग्रेस के सदस्य थे या कांग्रेसी सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति में आपके थे। आगे है आपका, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वो थे आपके वी.टी. कृष्णामाचारी। आगे है आपका, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, किसके? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। देखिए तो आपका इसमें ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो कि थे आपके मुखर्जी जी, और यदि हम एक कांग्रेसी सदस्य को लें तो ये हैं आपके मुंशी जी, और यदि हम संघ संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये हैं आपके जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? है ना, कौन थे संवैधानिक सलाहकार? ये थे आपके बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। आप देख सकते हैं ये जितने भी प्रश्न मैं आपके लाई हूँ ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। इनमें देखिए वर्ष भी लिखा हुआ है, कब कब किस किस परीक्षा में आए हैं। और देखिए पहले जो थे ये ऊंची परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते थे, लेकिन आज जो ट्रेंड है काफ़ी चेंज हो चुका है और आज जो है कॉम्पिटिशन का स्तर काफ़ी बढ़ गया है। तो आज ये जो हमारी परीक्षाएँ बहुत टफ लेवल की नहीं होती, आईएएस पीसीएस वाली नहीं होती हैं, लेकिन जो उससे कम लेवल की होती हैं, आपकी डिग्री कॉलेज की या इंटर कॉलेज की, या मान लीजिए आपकी एसएससी है, या किसी भी प्रकार की जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, उन सब में इस तरीके के प्रश्न आने लग गए हैं। आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, यानी भारतीय संविधान जो है इसका जो पहला प्रारूप था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा। देखिए मैं आपको यहाँ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ही प्रश्न को कितनी तरीके से पूछा जा सकता है, और क्या हो जाता है, इंसान कन्फ्यूज हो जाता है। जो एस्पिरेंट होता है, अभ्यर्थी जो होते हैं वो एग्जाम्स में कन्फ्यूज हो जाते हैं और उसकी वजह से वो उसको गलत कराते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो वही आंसर एक ही, आप देखिए बी.एन. राव ही है, लेकिन बस क्या है, पूछने का तरीका अलग हो सकता है और इस वजह से इंसान या व्यक्ति जो है कंफ्यूज हो जाता है कि अरे वो तो संवैधानिक सलाहकार थे, इसमें तो प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले के बारे में पूछा है। तो इसीलिए आपको ये देखना है, क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम्स में फॉर्म हो सकता है। आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न अपना, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका कब प्रारंभ हुआ था? देखिए संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर, कब? 17 नवंबर, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 17 नवंबर 1949 को हुआ था, जो कि आपके ऑप्शंस में दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है। और ये ख़त्म कब हुआ था? ये आपका हुआ था 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों ही ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, और जबकि इसमें पूछा है प्रारंभ का, तो इसीलिए इसमें ये स्टार लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको सही उत्तर बता दे रही हूँ, 17 नवंबर 1949। अगला देखते हैं हम अपना प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो आप देख सकते हैं भारत का संविधान पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली कब तैयार हो गया था? ये हमारा हो गया था नवंबर 26, 1949। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949 को आपका जो संविधान था वो बनके कंप्लीटली तैयार हो गया था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो इसको कब अंगीकृत किया गया, वही बात है, देखिए वही प्रश्न है, किस तरीके से पूछा गया है। तो ये किया गया 26 नवंबर 1949। संविधान, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो भी उत्तर यही है। और यदि ये पूछा जाए कि पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, तो भी यही उत्तर है कि 26 नवंबर 1949, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम अपने। प्रश्न नंबर 38, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। देखिए
देखिए फिर वही चीज़ है, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार किसी न किसी तरह से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। अगला है आपका, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? देखिए फिर से वही चीज़ आ गई, 26 नवंबर 1949। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अब देखिए यहाँ अंतर हो गया है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लागू कब हुआ, कब बनकर तैयार हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लागू कब से हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है। हमारा जो भारतीय संविधान है ये हमारा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन से हम अपना क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं हम? अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है, यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो पहला गणतंत्र दिवस कब था? ये था। देखिए वर्षगांठ नहीं पूछी गई है, पहला गणतंत्र दिवस तो ये था आपका 1950 26 जनवरी। और इसीलिए अभी 2024 26 जनवरी को हमारा कौन सा था गणतंत्र दिवस? तो हमारा था 75वां। कौन सा? 75th था हमारा। आगे चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्यों लिया गया था? मतलब जो हमारा संविधान था ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस ही तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। यानी कि क्या था इस दिन? देखिए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कौन सा दिन? 26 जनवरी 1930। इसीलिए इन्होंने 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू किया था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वह है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया? देखिए फिर से वही बात आ गई, अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया, किसने अपनाया इसको? संवैधानिक सभा के द्वारा। देखिए ऑप्शंस क्या, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? नहीं, ये अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। और कब अपनाया गया था? संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 43। इसमें कह रहे हैं भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? फिर से वही बात है, प्रश्न सेम है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। आगे देखिए, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। परंतु लागू कब हुआ था? तो लागू अगर पूछा जाएगा तो ये आपका हुआ था 1950 में, है ना, 26 जनवरी 1950 में। आगे देखते हैं हम। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ये कहाँ से थे? ये आपके थे बम्बई प्रेसिडेंसी से BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए प्रश्न नंबर 46। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं बाबा साहेब, इनका जो जन्म था 1891 में हुआ था, है ना, यानी 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? महू में हुआ था इनका, ठीक है, महू में हुआ था 14 अप्रैल को, ठीक। और ये आपका हुआ था 1891 में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इनकी न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। आप कह सकते हैं दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो जन्म और मृत्यु की बात हो रही है यहाँ पर। अगला देखिएगा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के पूर्व में हुई। क्या ये बात सही है या ये गलत है? तो आप देख सकते हैं ये बात बिल्कुल सही है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति मतलब जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो जो उसमें विचार विमर्श हुआ, इसकी वजह से ही भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो पारित हुआ। ठीक है, दूसरा क्या कह रहे हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो क्या ये बात सही है या नहीं है? तो आप देखिएगा ये दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, दोनों ही बातें आपकी करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो क्या ये सही है? देखिए ये दोनों ही बातें सही हैं कि भारत का जो संविधान है ये आपका देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और ये भी सही है कि ये एक गृहीत संविधान है। लेकिन
जो इसका रीज़न दिया हुआ है कि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कारण ये है क्योंकि ये गृहीत संविधान है, तो क्या ये सही है? तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। मतलब स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन कारण और कथन ये जो है स्पष्ट नहीं है और इनका सही स्पष्टीकरण नहीं है। कहने का अर्थ ये है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 49। इसमें देखिए आप 49 में क्या पूछ रहे हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष करने के लिए स्थगित करने की बात की थी। यानी कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो ये की थी आपके मौलाना आज़ाद जी ने। किसने की थी? मौलाना आज़ाद जी ने। संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी। पर जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ना, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इसका समर्थन किया कि नहीं, वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए आगे स्थगित ना किया जाए, है ना, इसको अभी से लागू किया जाए। ठीक है। तो यदि हम स्थगित करने की पूछेंगे तब तो आप लिखेंगे मौलाना आज़ाद, और यदि ये कहें समर्थन किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, है ना? ऐसा किसने कहा था? तो आप देखिए, ऐसा कहने वाले कौन थे? ये थे आपके महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का क्या कहना था? उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत की जब स्वतंत्रता हो जाए, यानी हमारा भारत जब स्वतंत्र हो जाए, तो ये जो एक पार्टी है, कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं रहना चाहिए, इसको भंग कर देना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। आगे देखिए प्रश्न नंबर 51। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये किसका कहना था? तो ये कहना था आइवर जेनिंग्स का। इन्होंने क्या कहा कि जो संविधान है भारत का, इसके जो निर्माता हैं, जिन्होंने भी इसको बनाया है, इन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को महत्व कम दिया है। ये किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 52। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसने कहा था? ये कहा था आपका ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था आपका कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था? भारत था। ठीक है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा है? ऑस्टिन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 53। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, यानी कितनी महिलाएं सदस्य थी उसके अंदर? तो ये थी आपकी 15। कितनी थी? 15 महिलाओं ने, देखिए, कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, और इन्होंने जो है ये क्या थी? भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें ये सदस्य थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। देखिए, यहाँ पर आपके जो प्रश्न हैं जो आपके भारतीय संविधान सभा से संबंधित थे, वो सारे यहाँ पर मैंने पूर्ण करा दिए हैं, जिसमें आपके निर्माण की प्रक्रिया भी शामिल थी। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। देखिए, कई सारी समितियाँ बनी थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, संविधान सभा द्वारा अपने कार्यों को संपादित करने के लिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको अच्छा ही लगेगा। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। यानी जो संविधान सभा थी उसने कार्यों को बांट दिया था, उसके लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। तो यहाँ पर हम प्रमुख समितियों के बारे में और इनके अध्यक्षों का विवरण देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी संघ। ध्यान से देखिए, संघ संविधान समिति, मैंने पीछे भी बताया था। इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हमें पता है जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, है ना? तो संघ संविधान पीएम यानी जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरा मैंने आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे भारत के, है ना? तो इनके अंडर में क्या था, ऐसे ध्यान रख लीजिए आप, नियम और संचालन। क्या? नियम और संचालन, यानी ये नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कौन? आपकी नियम और संचालन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है आपका प्रारूप समिति। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी जो समिति इसको लिखने का काम कर रही थी उसके जो अध्यक्ष थे आपके, वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला है आपका, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है आपका मौलिक अधिकारों, है ना? मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है आपका मूल अधिकार उप समिति। कौन सी? मूल अधिकार उप समिति। यहाँ है देखिए मौलिक अधिकार, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ है मूल अधिकार, तो ये है JB कृपलानी। कौन है? JB कृपलानी। अगला है आपका अल्पसंख्यक उप समिति।
तो इसके कौन है? HC मुखर्जी। मुखर्जी अल्पसंख्यक के हैं, कृपलानी मूल अधिकार के हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो आपकी सलाहकार समिति थी इसके अध्यक्ष थे। और आप सभी जानते ही होंगे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे कौन थे? ये हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे। कौन थे? पहले गृह मंत्री थे और साथ ही ये हमारे पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, इसमें ये देखिए, ये भी दिया हुआ है आपका संघ शक्ति समिति, है ना, संघ शक्ति समिति। देखिए पीछे भी एक समिति थी, कौन सी थी? संघ संविधान समिति। तो दोनों में जहाँ जहाँ संघ वर्ड आएगा वहाँ पे आपके जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। जैसे संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति तो जवाहरलाल नेहरू जी। इसी तरह से प्रांतीय संविधान समिति तो ये कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब देखिए आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको इससे बहुत आसानी होगी आगे प्रश्न सॉल्व करने में। प्रारूप समिति में, यानी वो समिति जो कि लिखने का काम कर रही थी संविधान को, इसके अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था BR अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिनमें N गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान शामिल थे। बाद में इनमें BL मित्र के स्थान पर कौन आ गए थे? N राघव राय आ गए थे। अच्छा देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लूँगी, इतना डिटेलिंग नहीं आती है। देखिए तदर्थ झंडा समिति, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने कब किया था? तो 23 जून 1947 में किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति। आगे देखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद और इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, राजगोपालाचारी, मुंशी जी और अम्बेडकर जी। अब देखिए हम अपने प्रश्नों की तरफ मूव करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है? ये है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष। देखिए मैंने भी आपको बताया था, जहाँ जहाँ संघ आ जाएगा वहाँ वहाँ कौन आ जाएंगे? आपके जवाहरलाल नेहरू जी आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अभी मैंने आपको बताया था संघ संविधान समिति है, और देखिए नीचे ये है संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। देखिए संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू जी और ऊपर है आपका संघ संविधान समिति। ठीक है, तो इन दोनों के कौन है? आपके जवाहरलाल नेहरू जी। अगला देखते हैं हम, नियम और संचालन समिति। अभी मैंने बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों के लिए JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति मुखर्जी। ठीक है, ये मैंने आपको भी सब बताया था। इसके अलावा प्रांतीय संविधान समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल, अभी मैंने आपको बताया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मैंने आपको बताया था प्रारूप समिति मतलब जो ड्राफ्टिंग इनकी कमेटी थी जो कि आपका सारा संविधान लिख रही थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, फिर से वही बात आ गई। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कितनी बार आ चुका है, ये देखिए आप खुद देख सकते हैं। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखिएगा, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, सलाहकार कौन सी? सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके सरदार पटेल जी, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखिए मैंने भी आपको बताया था कितने थे, तो ये थे हमारे कुल 7। तो जब डॉक्टर एक भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, है ना, और टोटल 7 थे, तो एक इनको अगर लेस कर देते हैं आप, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, तो कितने बचेंगे? 6। तो फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा 6, क्योंकि 6 + 1 = 7। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो आप देख सकते हैं संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे, तो इसमें आप देख सकते हैं एक तो आपके थे N गोपालास्वामी, मैंने भी बताया था N गोपालास्वामी, एक थे आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी, गोपालास्वामी कृष्णा स्वामी, गोपालास्वामी कृष्णा स्वामी। अगला देखिए, संविधान पांडुलेखन समिति, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? नहीं पूछ रहे हैं, 7 मेंबर्स जो थे ना, उनमें से कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये तो मैं पता है। तो संघ समिति के जो भी आपकी संघ, दोनों 2 समिति थी, संघ संविधान और संघ शक्ति, इन दोनों के अध्यक्ष थे, तो ये आपके नहीं थे। जबकि मुंशी जी, सादुल्ला जी, अय्यर जी, ये लोग इसके मेंबर्स थे। अगला देखते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 9 इस
इसका संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ये कह रहे हैं जो आपकी प्रारूप समिति थी उसका जो गठन था कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त 1947 में इसका गठन किया गया था। आगे देखिए, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था पीछे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना। झंडा समिति के, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति जो थी, इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 11। ये क्या है? ये है हमारा देखिए, अब हम इसमें बात करेंगे किस चीज़ की। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है संविधान के स्रोत, यानी जो संविधान था वो हमने कहाँ कहाँ से लिया है, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें उठाई हैं, है ना। तो हम सीधे प्रश्नोत्तरों पे आते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, यानी जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की या जो उद्देशिका है इसका विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। कहाँ से? यूएसए के संविधान से ये लिया गया है। क्या लिया गया है? भारत का जो संविधान है इसका जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल, या आप बोल सकते हैं इसकी प्रस्तावना, या आप बोल सकते हैं इसकी उद्देशिका, ठीक है। इसको जो लिया है हमने कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से लिया है, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? बताइए, जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है भारत की, इनमें से सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, धर्म है, या संविधान है? तो ऑब्वियसली है सबसे ज़्यादा जो नंबर पे है हमारा, नंबर 1 पे क्या है? सर्वोच्च कौन है? संविधान, संविधान है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है यूएसए। फिर से आगे आपका अमेरिका के द्वारा हमने न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा को या संकल्पना को लिया है। आगे हम देखते हैं हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 इस टॉपिक का, उसे आप देखिएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन, माफ़ कीजिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, है ना। ये फिर से वही बात आ गई, कहाँ से ली है? भारत और यूएसए में है, यूएसए से लिए। और यदि देखा जाए कहाँ पर है तो ये भारत में है और यूएसए में है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? यानी जो हमारा भारत का परिसंघ है और जो अमेरिका का परिसंघ है, इन दोनों में क्या चीज़ ऐसी है जो कि कॉमन है? तो हम दोनों में क्या कॉमन है? हम दोनों देशों में हमारे संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। क्या है? देखिए, हमारे यहाँ परिसंघीय उच्चतम न्यायालय मतलब एससी है ना। एससी का मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। अगला है आपका, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? संघात्मक व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? कनाडा से। कहाँ से ली गई है? कनाडा से हमने क्या ली है? हमारी भारत की संघात्मक व्यवस्था ली है। कहाँ से? किस देश से? कनाडा से। अगला देखिए आप, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? देखिए वही प्रश्न है, चेंज करके है थोड़ा सा, संघवाद दे दिया है यहाँ पे। संघवाद कहाँ से है? कनाडा से। अगला देखिए, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की परिकल्पना, है ना, को प्राप्त किया गया है कहाँ से? देखिए फिर से वही बात आ गई है, आप देख सकते हैं बार बार क्वेश्चन सेम है लेकिन घुमा फिरा के किस तरह से परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये आपकी लिखी गई कनाडा से, ठीक है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, इसी को हम कनाडा बोलते हैं, ठीक है, कनाडा से। अगला देखिए प्रश्न नंबर आपका 9। इसमें देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है। किस बात से भिन्न है? कि भारत में क्या है? भारत में आप देख सकते हैं इसका उत्तर है डी, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। यानी इसका उत्तर क्या है? डी, कि न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है, ठीक है। ये क्या है आपकी? भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात में भिन्न है? तो ये इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि आपका ऊपर जो भी पॉइंट्स है वो तो सेम है ब्रिटिश के संग, लेकिन ये अलग है। और जुडिशियल रिव्यू मैंने भी आपको ऊपर बताया था कहाँ कहाँ है, एक तो इंडिया में है और एक आपका यूएसए में है, ठीक है।
अगला देखते हैं हम अपना प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है निम्नलिखित में से, ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है ना, ये आपका सत्य है, संघीय प्रणाली है। ये कहाँ पर, यूएसए में। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, देखिए समवर्ती सूची 2 शब्दों से बनी है, तो इसे मैंने ऐसे ही ध्यान रखा है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ना। देखिए आपको पता है एक केंद्र सरकार की होती है केंद्रीय सूची, एक आपकी होती है राज्य सरकार की, है ना, यानी कि कुछ चीज़ों पे कानून केंद्र सरकार बनाती है, कुछ पे राज्य बनाती है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर दोनों ही सरकार कानून बना सकती हैं, और दोनों के द्वारा जो भी कोई कानून बनाया जाएगा वो मान्य होगा, है ना। और ये हमारी 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं, और ये कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया देश से। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है। फिर से वही बात आ गई, देखिए कहाँ से की है, ऑस्ट्रेलिया से, है ना, ऑस्ट्रेलिया से की है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि प्रश्न कितनी बार आया है, बार बार रिपीट हुआ है और अलग अलग परीक्षाओं में आया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। कहाँ से ग्रहण किया था उन्होंने, फिर से वही बात आ गई, समवर्ती सूची जहाँ जहाँ जाएगा और उसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, फिर से वही बात आ गई, देखिए ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो ये है आपकी आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16, इसे आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर से आ गया, के निर्माण में योगदान है, मतलब हमारा जो संविधान है उसमें हमने कहीं से कुछ लिया है, तो ये कह रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनको जब हमने अपने संविधान में शामिल किया है तो ये किस देश के हैं, फिर से वही चीज़ आ गई, आयरलैंड के हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 17, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, किससे, आयरिश गणतंत्र से। मतलब जो आयरलैंड का गणतंत्र था वो क्या कहता था कि राज्यसभा में जो गठन होना चाहिए उसमें कैसे लोग होना चाहिए, जिनमें प्रतिभा हो या अनुभवी हो या उन्होंने कुछ ऐसी सेवा दी हो जो विशिष्ट हो। तो ये कहाँ से लिए ये सोच या अवधारणा, फिर से वही बात, आयरिश यानी आयरलैंड जो आपका रिपब्लिक है वहाँ से। अगला देखिए मिलान है आपका, बहुत आसान है ये। देखिए इसमें पहले आपको अभी जो आपने पढ़े हैं पहले आप उनसे निकाल लीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अभी हमने पढ़े हैं, तो ये किसके हो गए, आयरलैंड के, है ना। ये आपको मिल गया इसका उत्तर सबसे पहले। दूसरा है हमारा, देखिए इसमें आपात उपबंध, ये कहाँ से लिया है हमने, आपात उपबंध, ये है आपका जर्मनी से। ठीक है, आपात उपबंध जर्मनी से। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए, मूल अधिकार है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, मूल अधिकार हमारे कहाँ से हैं, तो ये है हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक, और आपका ये जो है शासन की संसदीय प्रणाली, ये कहाँ से लिए, संसद, ये आपके लिए यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक, संसदीय प्रणाली यूके से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, आपात उपबंध जर्मनी से, है ना, और राजनीति के नीति निर्देशक तत्व ये हैं आपके आयरलैंड से। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसका सी, यानी कि ठीक है, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके। ठीक है, सही है हमारे। अगला देखते हैं हम प्रश्न नंबर आपका अगला जो है वो है आपका 19। ये क्या कह रहा है, फिर से इसमें मिलान आ गए हैं। देखिए मिलान जो होते हैं ना बहुत आसान होते हैं इनको एग्जाम में करना। इसको करने का बस तरीका ये होता है, आप इसमें पहले वो देख लीजिए कि आपको कौन कौन से आते हैं, और जो आपको आते हैं वहीं से उत्तर बहुत आसानी से मिल सकता है आपको। देखिए इसमें मेरा ये पूरा नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करती हूँ हाँ ये पूरा आपको दिख जाए। ये देखिएगा मौलिक अधिकार, अभी मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो आप देखिएगा मौलिक अधिकार हमने लिए हैं अमेरिकी अधिकार पत्र से, यानी कि ए का 4 है। तो देखिए आप ये क्योंकि आसान है तो ये चारों में ही दिया है। ठीक, अगला देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अभी मैंने आपको बताए थे आयरिश संविधान से, है ना। तो बी का कौन सा हो गया, 3, तो देखिए 2 में है, यानी कि ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए, ये दोनों आपके उत्तर नहीं हो सकते। अगला क्या है आपका मंत्रिमंडलीय सरकार, ये जो है आपकी मंत्रिमंडलीय सरकार, ये हमने कहाँ से ली है, ये आपकी है, अभी मैंने आपको बताई थी ब्रिटिश
संविधान से, है ना। पार्लियामेंट या संसद की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से। तो सी का है 1, देखिए सी का 1 किस में है, इसमें है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ये आपका उत्तर हो गया, है ना। केंद्र राज्य संबंध ये कहाँ से लिए हमने, कनाडा से, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमने कनाडा से क्या लिया है, तो हमने कनाडा से क्या लिया था बताइए आप, राज्यों के संघ की संकल्पना ली थी या भारतीय संघवाद जो था वो लिया था, है ना। तो आप ये देखिए यही तो होता है, संघवाद का क्या मतलब है, केंद्र राज्य के बारे में इसमें बात होगी। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाता है। अगला देखिए आप, फिर से आ गया आपका मिलान ही आ गया है। देखिए विधि का शासन, विधि का शासन देखते हैं इसे। देखिए विधि का शासन, इसका जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा, ये कहाँ से लिया गया है, हमने इंग्लैंड से लिया है ना। विधि का शासन इंग्लैंड, ये देखिए विधि का शासन इंग्लैंड, यानी कि ए का 2 है। तो ये देखिए इसमें भी आपका आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से लिए, देखिए नया आ गया, बिल्कुल अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो ये आपका जापान, सबके बारे में पढ़ चुके हैं, ये हमने नहीं पढ़ा। तो बी का सी है, यानी बी का सी यानी कि 3, ये देखिए उत्तर निकल के आ गया हमारा। यहीं पर आगे हम अगर सॉल्व नहीं भी करते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हम देखते हैं राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये किस देश से हमने लिया, ये लिया है कनाडा से। अगला है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, है ना, वही समवर्ती सूची आपकी, ये हमने कहाँ से ली थी, ये हमने ली थी आपकी ऑस्ट्रेलिया से, है ना। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाता है, इसका उत्तर है आपका डी। अगला देखते हैं हमारा, फिर से आ गए आपके मिलान। देखिए ये तो मुझे तो करने में बहुत मज़ा आता है और मुझे बहुत इजी भी लगते हैं कंपैरेटिवली। देखिए हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, याद हो जाएंगे अब आपको, इतनी बार मैंने प्रैक्टिस करा दी है। देखिए कहाँ थे नीति निर्देशक तत्व बताइए आप, ये थे आपके आयरलैंड, यानी ए का 3। तो ए का 3 देखिए कहाँ पर है, ये देखते हैं हम, ए का 3 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक, यानी फर्स्ट और थर्ड आपके एलिमिनेट हो गए। दूसरा है आपका मूल अधिकार, मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली है बताइए आप, कहाँ से ली हमने, ये हमने ली थी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, है ना। तो हमारी ये जो है यानी कि 2 का हो गया 5, देखिए हमारा आंसर, अच्छा दोनों में ही 5 आ रहा है, ठीक है। अब इस तरह से भी आ जाते हैं। अगला देखिए संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ये हमने ली थी ऑस्ट्रेलिया से, यानी सी का होगा 1। तो देखिए ये आ गया आपका सी का 1, तो आपका आंसर निकल के आ गया, ये है उत्तर, है ना। चौथा क्या है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये आपका कनाडा से था, ठीक। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अगला देखते हैं आप, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का विचार। देखिए मौलिक आपका अधिकार तो अभी तक हमने पढ़ा था, वो हमने कहाँ से लिए थे, वो हमने लिए थे यूएसए से, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मौलिक कर्तव्य, ड्यूटीज़, है ना, ड्यूटीज़। तो ये कहाँ से आएंगे आपके, रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, यानी ये हमने लिए हैं रूस से। कर्तव्यों की यदि बात आएगी तो रूस आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो आप ये बताइए क्या ये सही है या ये गलत है। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, बिल्कुल सही बात है, ये सबसे बड़ा संविधान हमारा ही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन मौलिक अधिकार, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए थे, और अभी मैंने आपको बताया था मौलिक जो हमारे कर्तव्य थे वो हमने रशिया से लिए थे, तो ये हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन क्या ये इसका स्पष्टीकरण है, क्या ये इस जो ये आपके एजर्शन दिया है, क्या ये इसकी रीजनिंग है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है क्या उसका ये कारण दिया है सही है, तो नहीं, ऐसा नहीं, ये बात दोनों सही है, लेकिन इस वजह से ही जो है हमारा संविधान बड़ा नहीं हुआ है। तो इसलिए ए और आर आपके दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है ना, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक, सही व्याख्या नहीं करता, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला आप देखिएगा, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ये आपके मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार आ गए ना फिर से, तो आपको मैंने भी बताया था मूल अधिकार कहाँ से लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और यदि ये होते मूल या मौलिक कर्तव्य तो कहाँ से जाते हैं, रशिया से, रूस से। देखिए कितने सारे एग्जाम्स में आपका आ चुका है, ठीक। अगला है आपका, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है, फिर से वही बात आ गई, मूल अधिकार अमेरिका, मूल अधिकार अमेरिका और कर्तव्य रशिया। अगला देखिए आप, मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, फिर से वही चीज़ आ गई है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, या आपके यूएस से आ गया, ठीक। अगला है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो ये आपका हुआ है अमेरिका से, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम, देखिए प्रथम पूर्ण लिखित, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, सबसे छोटा भी है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद शामिल हैं।
आप देख सकते हैं इस तरह से भी प्रश्न आ जाते हैं कि पहला लिखित संविधान पूर्ण रूप से किस देश का है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और इसकी खास बात क्या है, ये सबसे छोटा लिखित संविधान है। और यदि ये पूछें कि भारत का जो संविधान है, ये इसकी खास बात क्या है, ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं, आपके 395 अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो भारतीय संविधान में जो आपके अनुच्छेद हैं उनकी संख्या 400 से अधिक है, यानी कितने अनुच्छेद हैं, 400 से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, भारतीय संविधान के शुरुआत में कितने अनुच्छेद थे, तो आपके थे 395 अनुच्छेद। कितने थे, 395 अनुच्छेद। अगला देखते हैं, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे, यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, मूल पूछ रहे हैं ना, तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इसमें कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो आप देख सकते हैं जब बना था तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और इसमें 8 अनुसूचियां थी, है ना। 22, 395 और 8, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कि हमारे भारतीय संविधान में शामिल है, क्या क्या शामिल है भारतीय संविधान में, तो आप देख सकते हैं 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 सूचियां यानी अनुसूचियां। देखिए क्वेश्चन एक ही तरह का होता है लेकिन ये घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। आगे देखिएगा, ये हमको सुमेलित करना है, बहुत अच्छा है। देखिए कैसे सुमेलित करेंगे इसे आप। देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, नए राज्यों का गठन। तो नए राज्यों का जो गठन होता है वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, वो आपका दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, इसमें आपका नए राज्यों के गठन के बारे में कहा गया है। अगला है आपकी नागरिकता। नागरिकता बहुत आसान है, हम सबको पता है, ये भाग 2 में दी गई है। किस में दी गई है, भाग 2 में नागरिकता। अगला है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3, जो ये भाग 3 है, इसमें आपके मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, ये आपकी किसमें है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए। 323 ए, तो इस हिसाब से देखिए हमारा जो सही उत्तर बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, वो आपका बैठेगा ए ऑप्शन। अगला देखिए मैंने आपको भी बताया नए राज्यों का गठन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 3। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करेगा तब तक कोई भी विधेयक को जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। कर मतलब कर जो एक अनिवार्य भुगतान होता है जो जनता के द्वारा सरकार को दिया जाता है, उसे हम कर कहते हैं, है ना। जैसे आपका इनकम टैक्स वगैरह है, आप गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो जब तक राष्ट्रपति सिफारिश नहीं करेगा तब तक इसको विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है अनुच्छेद नंबर 117 में। किसमें, अनुच्छेद नंबर 117 में। आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न है हमारा, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये आपका किया गया है, किसके बारे में पूछ रहे हैं, वित्त विधेयक के बारे में। तो ये किया गया है आपका 117। अभी यही क्वेश्चन ऊपर था कि जब तक राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं होगी तब तक जो आपका वित्त कर है जो कि लगाया गया है उसको विधायिका में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 117 में आता है। और यही आपका देखिए यहाँ पूछा है घुमा के प्रश्न को, प्रश्न वही है, उत्तर वही है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, 117 से। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद नंबर 312। कौन सी, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, ये किस अनुच्छेद में है, 312 अनुच्छेद में। कौन सा, 312 अनुच्छेद में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद में सुमेलित है। तो कौन सी है, ये है आपका भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद नंबर 324। अनुच्छेद नंबर 324। देखिए जो अनुच्छेद 324 है ये निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान होता है, इसकी बात करता है ना। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई है, किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग की बात हुई है। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग की बात हुई है। ठीक है, तो ये जो आपका अनुच्छेद है 324 है ना, ये किसकी बात करता है, संस्था और संविधान जो कि है आपकी कौन सी, ये है आपका निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में ये बात करता है। कौन सा, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11।
निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपका है 48 नंबर का। कैसे, पहले ये गलत क्यों है इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम बाकी देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 39A ये किसकी बात करता है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की। कौन सा? 39A। 40 किसकी बात करता है? ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 समान। देखिए मैंने इसको कैसे ध्यान रखा है, 40 ग्राम पंचायत, ठीक है, एंड में 40 तो ग्राम पंचायत। अब ये समान, देखिए 4 और 4 एक जैसे हैं, तो ये समान नागरिक संहिता। देखिए मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्स में हर अनुच्छेद नहीं पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, जो कि पिछले कुछ वर्षों से चर्चा में रहे होते हैं, है ना। जैसे समान नागरिक संहिता है, इसका आजकल बहुत चर्चा में है, तो इस तरह का अनुच्छेद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये अनुच्छेद नंबर 48 गलत क्यों है? देखिए इसमें क्या कहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण। देखिए ये अनुच्छेद नंबर 48 में नहीं है, ये अनुच्छेद नंबर 50 में है। किसका? कि जो न्यायपालिका है और जो कार्यपालिका है ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, अलग करना इन दोनों को। तो ये किस में दिया है? 50 में, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम आपका प्रश्न नंबर 12। अनुच्छेद 124 ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है संघीय न्यायपालिका से। किससे संबंधित है? संघीय न्यायपालिका से। 124 आपका संघीय न्यायपालिका से संबंधित है, जबकि मैंने आपको भी ऊपर बताया था 324 किससे संबंधित था, तो वो था आपका इलेक्शन कमीशन से। देखिए ये आपको बार बार देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, तभी ये आपको याद होंगे। ऐसा नहीं है कि इतने सारे अनुच्छेद हैं एकदम आपको याद हो जाएं, लेकिन यदि आप ये जो कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट मैं आपको करा रही हूँ, यदि आप ये कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे इनमें से आपका प्रश्न एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 124 जो है हमारा, ये आपका संघीय न्यायपालिका से संबंधित है। अगला है हमारा अनुच्छेद नंबर 5। अनुच्छेद नंबर 5 किससे संबंधित है? नागरिकता से। अब आप कहेंगे मैम ऊपर तो आपने 2 बताया था, देखिए वो भाग 2 था। कौन सा था? वो था आपका भाग 2, लेकिन ये अनुच्छेद की बात हो रही है, तो कौन सा? अनुच्छेद 5। अगला है आपका अनुच्छेद 352, ये किससे संबंधित है? आकस्मिक प्रावधान, है ना। कोई भी ऐसा आकस्मिक प्रावधान वो किस अनुच्छेद में आएगा? 352 में, है ना। जैसे हम इमरजेंसी वगैरह की बात करते हैं, आपातकाल की बात करते हैं, वो सब इसमें आते हैं। अगला है आपका 245। तो 245 किससे संबंधित है आपका? 245 आपका संबंधित है विधायी शक्तियों के वितरण से। किससे संबंधित है 245? विधायी शक्तियों के वितरण से आपका 245 जो है संबंधित है। देखिए आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है हमारा, ये दोनों फिर से सूचियाँ दी गई हैं, आपको इनका मिलान करना है। तो हम मिलान करते हैं। देखिए अनुच्छेद नंबर 14 ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 14 हम सबको पता है, ये आपका समानता के अधिकार से संबंधित है। समानता का अधिकार, है ना, ये क्या है? अनुच्छेद नंबर 14। अगला है आपका अनुच्छेद 36, ये किससे संबंधित है आपका? ये आपका संबंधित है 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व आते हैं। नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे 36 से 51 तक, ठीक है। अगला है हमारा अनुच्छेद नंबर 74, ये किससे संबंधित है आपका? ये आपका संबंधित है मंत्री परिषद से, यानी जो भी मंत्री परिषद बनता है सरकार का, उससे संबंधित है आपका अनुच्छेद नंबर 74। अगला है आपका अनुच्छेद नंबर 368, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका किससे संबंधित है? संशोधन की प्रक्रिया से, यानी संविधान में किसी भी प्रकार का जो संशोधन होगा वो किससे रिलेटेड होगा? तो वो आपका रिलेटेड होगा आपके अनुच्छेद नंबर 368 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, फिर से सूची दी गई है मिलान करने के लिए। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, तो नए राज्यों को जो शामिल किया जाएगा वो किस अनुच्छेद के अंदर किया जाएगा? अभी मैंने आपको बताया था नए राज्य, देखिए नए राज्य, तो अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2 नए राज्यों को शामिल करने की बात करता है। अगला है आपको समता का अधिकार, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 में बात करता है। अगला है आपका गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये किस में बात करेंगे हम? ये हम बात करेंगे आपके अनुच्छेद नंबर 22 में, ठीक है। देखिए इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी में दोनों हाथों में हथकड़ी पहनाई जाती है, तो देखिए दोनों हाथों में, दो हाथ, दोनों हाथों में, ऐसे ध्यान। देखिए थोड़ा तो हमको ट्रिक्स का या कहना चाहिए हिंट्स का सहारा लेना पड़ेगा, हर चीज़ आप रट नहीं सकते हैं, है ना। अगला देखिए राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। देखिए राष्ट्रपति दे रहा है तो बहुत खास बात होगी ना, है ना। तो ये किस में आएगा? 111 में। इसको आप ऐसे ध्यान रख लीजिए, जैसे 111 बहुत लकी नंबर है, बहुत शगुन का नंबर है, तो भाई बहुत बड़ी एक चीज़ है। जैसे 101 शगुन का होता है, ऐसे 111 को आप थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिए कि राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। अगला देखते हैं हम, प्रश्न नंबर हमारा आएगा 15।
देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 के संग सुमेलित करिए। देखिए फिर से देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 54, अनुच्छेद नंबर 54 हमारा किससे संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित है आपका भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, किसका, राष्ट्रपति का निर्वाचन है ना, इनका जो निर्वाचन होगा उससे संबंधित है 54। अगला है अनुच्छेद नंबर 75, ये किससे संबंधित है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अनुच्छेद नंबर 74 किससे संबंधित है, मंत्री परिषद से। तो जब अनुच्छेद 75 की बात होगी तो इसमें प्रधानमंत्री जी भी जुड़ जाएंगे, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से। अगला है अनुच्छेद नंबर 155, ये किससे संबंधित है, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति से, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति से। अगला है अनुच्छेद नंबर 164, ये किससे संबंधित है, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से। देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके सब, 54, 75, 155, 164। 54 है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन, 75 है आपका प्रधानमंत्री और जो आपका मंत्रिमंडल है उनकी नियुक्ति से, 155 है आपका राज्यपाल की नियुक्ति से, और 164 है आपका मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति से। ठीक है, अगला देखते हैं हम प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 16, अनुच्छेद 323, ये किससे संबंधित है हमारा, तो इसको हम देखेंगे, एक सेकेंड। हाँ, अनुच्छेद नंबर 323 हमारा किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 323 ए हमारा संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से। किससे संबंधित है, प्रशासनिक अधिकरण से। कौन सा, अनुच्छेद नंबर 323। अगला है 324, मैंने आपको भी बताया था किससे संबंधित था, ये आपका लोक सेवा ये आपका निर्वाचन से संबंधित था, इलेक्शन कमीशन है ना, मैंने आपको भी बताया था इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है 324। अगला है आपका अनुच्छेद 330, ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के आरक्षण के लिए, यानी एससी और एसटी जो हमारे लोग होते हैं, इनका जो लोकसभा में आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो 330 से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद नंबर 320, ये किससे संबंधित है, तो ये आपका लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है, यानी 320 आपका लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न नंबर आपका 17, ये क्या कह रहे हैं, इसमें बात हो रही है सांविधानिक संशोधन। देखिए ये बार बार लौट फेर के वही सब चीज़ें आ रही हैं, आप इनको बार बार यदि पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। सांविधानिक संशोधन, देखिए अपने आप कैसे करिए कौन सा है, मैं पढ़ा चुकी हूँ उसको, बहुत आसान है, अनुच्छेद 368 है ना, ए का हो गया 4। अगला है आपका वित्त आयोग, वित्त आयोग का कौन सा है, हमें पता है 280। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। अखिल भारतीय सेवाएं 312, अखिल भारतीय सेवाएं 312 है ना। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद नंबर 148 के बारे में। किसमें, अनुच्छेद 148 के बारे में। अभी वित्त आयोग का मैंने पीछे भी बताया था आपको, वित्त आयोग 280, कौन इसकी स्थापना करता है, कौन इसका गठन करता है, कहना चाहिए, गठन करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति जी। ठीक है, और ये 5 वर्ष के लिए होता है, और ये सिफारिश करता है किस बात की, कि कैसे जो पैसा कलेक्ट होगा करों के माध्यम से, उसको कैसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स आदि में बांटा जाएगा, इस चीज़ की ये अपनी सिफारिश करता है। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला है हमारा तो देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये मैंने आपको भी बता दिया 148। वित्त आयोग 280, प्रशासनिक अधिकरण ये आपका संबंधित है 223 ए से, और संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग ये किससे संबंधित है, 315 से, 315 से। देखिए संघ लोक सेवा आयोग तो आपका 315 से संबंधित है, और अभी मैंने आपको पीछे बताया था लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग किससे संबंधित है, तो ये आपका 320 से। लोक सेवा आयोग यदि पूछते हैं केवल लोक सेवा आयोग तो आपका होगा 320 से, लेकिन यदि ये पूरा पूछते हैं संघ लोक सेवा आयोग तो होगा आपका 315 से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला है हमारा अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 17 हमारा संबंधित है किससे, ये है हमारा अस्पृश्यता से। अब आप देखिए यहाँ पे कहाँ दिया है, ये क्वेश्चन ये नहीं है, हाँ इसमें क्योंकि ये कहा है कि कौन सा सही है, वही मैं सोच रही थी कि इसमें ऑप्शन तो गलत दिया हुआ है। देखिए कौन सा सही है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका सही है 352, आपात स्थिति की घोषणा, आपात स्थिति की घोषणा, कौन सा 352, ये आपका करेक्ट है। अगला है हमारा
प्रश्न नंबर 120, 215 अनुच्छेद ये किससे संबंधित है? 215 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है हमारा अनुच्छेद नंबर 76, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 76। तो ये हैं आपके कौन? ये हैं आपके भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। ये आपका किससे संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 76 से संबंधित है, ठीक है, महान्यायवादी। अगला है आपका अनुच्छेद नंबर 148, ये मैंने आपको अभी बताया था। ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से, ठीक। और 76 था भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल से। अगला है आपका अनुच्छेद नंबर 75, ये भी मैंने आपको भी बताया था, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति 75 से संबंधित है। अगला है, और इसमें अगर प्रधानमंत्री भी आते तो वो भी इसी में शामिल हो जाते हैं, नहीं वो इसमें नहीं आएंगे, माफ़ कीजिएगा। अगला है आपका अनुच्छेद 131, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उसके अंडर में, उसके क्षेत्र में क्या क्या आता है। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 22, देखिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं हम। विधि के सम्मुख समानता, विधि के सन्मुख समानता ये किस में कही गई है? तो ये आपकी कही गई है अनुच्छेद नंबर 14 में। अनुच्छेद नंबर 14 बात करता है विधि के सन्मुख या सम्मुख समानता, ठीक है। अगला है कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है 41 से। कौन सा? कार्य करने का अधिकार। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है अनुच्छेद नंबर 42 से, 42 से। अगला है आपका बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये आपका किससे संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 45 से। अगला प्रश्न हम देखते हैं अपना भारतीय संविधान। अब हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। देखिए अभी हमने जो प्रमुख मेन अनुच्छेद थे उनके बारे में बात की, अब हम अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है हमारी 12, ठीक है। और लेकिन अगर हम बोलें कि पहले कितनी थी, तो पहले ये थी आपकी 8, है ना, पहले 8 थी, लेकिन अब कितनी है? 12। अगला देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? फिर से वही बात आ गई, तो ये 12 अनुसूचियां हैं ना, और पहले कितनी थी? 8, यानी 4 हमारी बढ़ गई। अगला देखते हैं हम भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनुसूचियों के बारे में। वहाँ पर हमने बात की थी कौन सी? वहाँ पर हमने बात की थी हमारे अनुच्छेदों के बारे में। तो ये आपकी दी थी है पहली, जो पहली अनुसूची है हमारी, वो किसकी बात करती है? वो बात करती है राज्यों के नाम की सूची तथा उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। अगला है प्रश्न नंबर 5, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को निम्नलिखित अनुसूचियों में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, है ना। यानी कौन सी अनुसूची को हम संशोधित करेंगे? क्यों? यदि हमें नए राज्य का सृजन करना हो तो देखिए पहली, जो पहली अनुसूची है वो हमारी राज्यों के बारे में बात करती है और अनुच्छेद हमारा दूसरा है। अगला है हमारा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किस चीज़ की विवेचना करती है? तो हमारी जो चौथी अनुसूची है वो हमारी बात करती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, है ना। ये कौन सी हमारी चौथी अनुसूची, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर हमारा 7, ये है हमारा भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तो क्या उपबंधित है आपकी भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में? तो ये हमारा उपबंधित है पॉइंट नंबर 1, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ। देखिए शपथ, शपथ मैं आपको ध्यान दिलाती हूँ, इसमें इतना डिटेल में नहीं आता है, यही वाला आता है शपथ। तो ये तृतीय अनुसूची, तीन शब्द हैं, शपथ, है ना, संघ के मंत्री के लिए शपथ। अगला है आपका, इसमें और क्या क्या शामिल है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ। देखिए फिर से शपथ आ गई, उच्चतम। अगला है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ। नहीं, ये इसमें नहीं है, राष्ट्रपति तो हमारे 52 के बाद आते हैं ना, 52 से स्टार्टिंग 51-52 के बाद है, तो देखिए ये नहीं है आपका। और अगला है हमारा संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, है ना। इसमें इतना डिटेलिंग देखिए नहीं आता है, सिर्फ इतना आता है कि यह किससे संबंधित है? ये शपथ से संबंधित है। अगला है आपका, देखिए हमारी जो चतुर्थ अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है? वो हमारी रिलेटेड है किससे? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है चतुर्थ अनुसूची। षष्टम यानी छठी, ये किससे संबंधित है? जनजातीय क्षेत्र से, है ना, जनजातीय क्षेत्र से। अगला है आपका अष्टम, अष्टम किससे संबंधित है? तो ये आपकी भाषाओं से संबंधित है। और नवम भूमि सुधार से, नवम भूमि सुधार से। अगला देखते हैं प्रश्न
7वीं अनुसूची, देखिए पहले आपने भी जो पढ़ ली है उनको आप देखिए, अभी आपने हाल ही में 8वीं अनुसूची पढ़ी थी, तो बताइए किससे संबंधित थी 8वीं अनुसूची? भाषाओं से, है ना, तो ये आपका एक मैच हो गया। अगला है आपका 9वीं भी आपने पढ़ी थी, किससे संबंधित थी? तो ये आपकी संबंधित थी भूमि से, है ना, भूमि सुधार से। तो इसमें आपका क्या आएगा? इसमें आपका आएगा भूमि सुधार, तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। यदि आप ऐसे नहीं ढूंढ पा रहे तो कैसे ढूंढेंगे? देखिए 10वीं अनुसूची, ये मैं बता देती हूँ, 10वीं, दा से 10वीं और दा से ही दल बदल, दल बदल के आधार पर दल बदल, दा से 10वीं और दा से दल बदल, है ना। अब 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? विधायी शक्तियों का वितरण। और 10वीं अनुसूची ये बात करती है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था, है ना। 9वीं अनुसूची को, कौन सी अनुसूची को? ये कह रहे हैं कि 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था, तब उस समय कौन से प्रधानमंत्री थे? तो हमारे ये थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान जो 9वीं अनुसूची थी उसको पुनर्स्थापित किया गया था। इसमें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संशोधन किया गया था। अनुसूची में राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। अगला है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, ये किसका है? ये है आपकी समवर्ती सूची का विषय। देखिए कुछ ऐसे विषय हैं जो भारत सरकार की सूची में आते हैं, केंद्र सरकार की, कुछ आते हैं राज्य सरकार की, और कुछ आपके आते हैं समवर्ती सूची में। जैसे कि आर्थिक योजना है, ये समवर्ती सूची का विषय, यानी आर्थिक योजना से संबंधित कोई भी सरकार जो है वो कुछ भी कानून या कुछ भी बना सकती है ना। और या फिर आपका जैसे शिक्षा के ऊपर भी कोई भी सरकार कुछ भी कर सकती है, तो ये क्या है? समवर्ती सूची। अगला है आपका, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? देखिए फिर से वही चीज़ आ गई है, तो ये सम्मिलित है आपकी समवर्ती सूची में। कौन सा? आर्थिक नियोजन। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? देखिए पुलिस नहीं, रेडियो एवं टेलीविजन नहीं, आपराधिक मामले नहीं, विदेश मामले नहीं। चारों ही नहीं थोड़े ना है, कोई तो सही होगा, बताइए कौन सा सही है। देखिए इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमारी बात की गई है पुलिस की, तो ये पुलिस जो है ये राज्य का विषय है। किसका विषय है? राज्य का, है ना, राज्य सरकार का। अगला है हमारा रेडियो और टेलीविज़न, ये किससे संबंधित है? ये भी आपके केंद्र सरकार से संबंधित है, केंद्र सरकार से। विदेशी मामले ये भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है, यानी केंद्र सरकार से। और जो आपराधिक मामले हैं ये किससे संबंधित है? समवर्ती, यानी कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची का है। अगला है आपका ये सूची, इसमें कितनी प्रविष्टियां हैं? राज्य सूची में कितनी प्रविष्टियां और समवर्ती सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं, इनको हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं। कितनी? संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची में आपकी हैं 66 और आपकी समवर्ती सूची में 47। देखिए सबसे ज़्यादा, उससे कम, यानी संघीय, राज्य और समवर्ती। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय, अभी मैंने आपको बताया था किसका है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। देखिए एक प्रश्न कितनी बार आया है, आर्थिक योजना। अगला है आपका, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? फिर से वही आ गया, समवर्ती सूची में। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? देखिए फिर से वही चीज़ आ गई है, वही प्रश्न है जो पीछे करा था। पुलिस, रेडियो, टेलीविज़न, विदेशी, ये सब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जबकि जो आपके आपराधिक मामले हैं ये आपके समवर्ती सूची का विषय है। अगला देखिए, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको भी ऊपर बताया था पुलिस आपका जो है, ये देखिए लिखा भी है यहाँ पे, मैंने गलत बता दिया आपको भी ऊपर, लेकिन मैंने सही बताया था कि पुलिस आपकी राज्य सूची का है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस होती है ना, ऐसे करके बोलते हैं, इसीलिए। ठीक, अगला देखिए, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत की संविधान की समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में हमारी कौन सी मद है, आइए देखते हैं। तो समवर्ती सूची में हमारी जो मद है इन चारों ऑप्शंस में से वो है पहली, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ये समवर्ती सूची में आता है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इससे रिलेटेड है ना, इसके ऊपर कानून बना सकती हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, या आपकी प्रति व्यक्ति कर, या आपका निखात निधि, ये सब आपकी किससे संबंधित हैं? तीनों ही आपकी स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित हैं, यानी राज्य सूची के ये तीनों ही विषय हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। ये आपका
सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसका विषय है? राज्य सूची का। जनगणना, ये देखिए जनगणना है संघ सूची का। अब आप बोलेंगे ऊपर तो आपने बताया था जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, वो आपका समवर्ती सूची का है। तो देखिए जनगणना जो है ये संघ सूची का है, लेकिन यदि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की बात होगी तो ये किससे संबंधित है? ये आपका समवर्ती सूची से संबंधित है। इसको आप ध्यान रखिएगा, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है और इसी तरह के प्रश्न होते हैं, आप गलत कराते हैं। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, देखिए मैंने बताया था सीटों का बंटवारा, अभी बताया था चौथा है ना, 4th अनुसूची, और ये क्या कह रहे हैं? द्वितीय अनुसूची, इसलिए यही आपका गलत है। दल बदल, दल दल दा से 10 है ना, दल बदल 10 वी अनुसूची। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में कौन सा है? क्या कृषि है? नहीं, कृषि किसका है? राज्य सरकार का। पुलिस भी आपका राज्य सरकार का है। रक्षा जो है आपका, ये आपका केंद्र सरकार का है। और यदि हम शिक्षा की बात करते हैं, हाँ ये हमारा समवर्ती सूची का है। क्या है? शिक्षा हमारा समवर्ती सूची का विषय है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 20, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी यथा उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो इसके लिए क्या किया गया होगा? संशोधन किया गया होगा। और संशोधन जो आपका किया गया है, कौन सा संशोधन था? तो ये था 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, जिससे क्या किया गया कि राज्य सूची में जो शिक्षा थी इसको इन्होंने उठा के कॉन्करेंट लिस्ट में या समवर्ती सूची में डाल दिया। यानी अब इसके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, वर्क कर सकती है, और राज्य सरकार भी कर सकती है। अगला देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्म में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा एक गलत है। हर बार मैचिंग ही नहीं आती है, ये भी पूछ लेते हैं कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। अब ये कह रहे हैं वन, क्या वन समवर्ती सूची का विषय है? बिल्कुल सही। शेयर बाजार, क्या शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय था? नहीं, ये आपका संघीय केंद्र का है, संघीय केंद्र का है शेयर बाजार। डाकघर बचत बैंक, डाकघर बचत बैंक है आपका, ये भी सेंट्रल की उसमें आता है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, है ना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22, केंद्र सूची। केंद्र की सूची में पहले देखिए प्रश्न क्या है, सुमेलित करना है। देखिए बहुत आसान है ये भी आपका। केंद्र की सूची में क्या आएगा? अभी आपको बताया था जनगणना, जनगणना जो थी आपकी, ये आपकी केंद्र की सूची में थी। राज्य की सूची में अभी मैंने बताया था दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। अगला है आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये किसका था? समवर्ती सूची का, है ना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अगला है अंतरिक्ष अनुसंधान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये किसका है? अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय, है ना, जो कि किसके अधीन होता है? ये केंद्र के अधीन होता है। अगला देखिए, अगला है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विधेयक का प्रावधान है? दल बदल, फिर से देखिए दल बदल आ गया, 10वीं अनुसूची। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? फिर से वही आ गया, देखिए दल बदल विरोधी 10वीं, ऐसे कर देना एकदम से, दल बदल 10वीं। अगला है हमारा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखिए फिर से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, दल बदल, दल बदल 10वीं। अगला है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ये फिर से वही है आपका, दल बदल। देखिए कितनी तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में आपका आ चुका है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ये नहीं कह रहे हैं किसका है, किसका नहीं है। तो देखिए आपको देखना है किसका उल्लेख नहीं है। बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन से नहीं है। इसमें जो हमारा पॉइंट है गैस, ये जो है हमारा, ये राज्य सूची का है। किसका है? सूची है। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है हमारा? कृषि। कृषि तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारा राज्य से संबंधित है। जिस राज्य में कृषि होगी वही राज्य उससे संबंधित नियम कानून बनाएगा। जबकि कॉमन जो चीज़ें हैं जैसे रक्षा है, रेलवे है ना, वैदेशिक मामले हैं, ये सब आपके किसके हैं? ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो आप देखिए राज्य सूची में कौन सा आएगा? अभी मैंने आपको बताया था पुलिस, है ना, तो रेलवे पुलिस भी आपकी राज्य सूची में आती है। जबकि शिक्षा आपकी समवर्ती में आती है। विद्युत किस में आती है? विद्युत आपके आते हैं, ये भी आपका समवर्ती सूची में है, और वन तो हमारे हैं ही समवर्ती सूची में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो राज्य सूची में आपके कौन कौन सा है? देखिए राज्य सूची में फिर से वही बात, पुलिस, है ना,
जनगणना, निगम कर, आर्थिक एवं सामाजिक जो ये आपके नियोजन है किस में आते हैं। देखिए जनगणना तो आपका संघ सूची का है, ये देखिए नीचे लिखा भी है संघ सूची का है। रेलवे पुलिस आपकी राज्य सूची में है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन आपका संवर्ती सूची में है। और जो निगम कर है ये भी आपका संघ सूची में आता है ना, तभी तो कॉर्पोरेट टैक्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा वसूल किया जाता है। अगला देखिए पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो ये देखिए ये जो है आपका ये राज्य सूची से संबंधित है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd संवर्ती सूची में शामिल है। तो ये आपका शामिल है क्या है, दंड प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया। ठीक है, कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में संवर्तित है। तो है आपकी दंड प्रक्रिया। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। तो ये किए जाएंगे अनुसूची नंबर 3 संवर्ती सूची। सूची 3 क्या है आपकी, संवर्ती सूची है, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना। अगला है आपका सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो ये आपका है 7वीं अनुसूची में। मैंने आपको बताया था सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा भूमि सुधार। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। तो देखिए ये किसके अंतर्गत है, राज्य सूची के, किसके, राज्य सूची के अंतर्गत है क्या, भूमि सुधार। अगला है हमारा कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस सूची से या किस अनुसूची से संबंधित है। तो ये हमारा संबंधित है नवी अनुसूची से। देखिए क्या है, देखते हैं इसके बारे में। कोएल्हो केस संविधान की नवी अनुसूची से संबंधित है। ये देखिए क्या है, I.R. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय में नवी अनुसूची की संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार नवी अनुसूची में उल्लेखित सभी विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि नवी अनुसूची का प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसमें प्रावधान किया गया था कि इस अनुसूची में शामिल विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला है हमारा भारत के संविधान में किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। तो यह आपकी 5वीं अनुसूची। अगला देखिए भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो ये आपका संबंधित है किससे, 5वीं से। पाँचवीं मैंने आपको ऊपर ही बताया था SC ST से रिलेटेड है। ठीक है, अगला है आपका भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं। 5वीं अनुसूची देखिए फिर से आ गया है। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, मैंने आपको भी बताया भी था, ये आपका रिलेटेड है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अनुसूची 6 इसमें मैंने आपको बताया था क्या है, इसमें जनजातियों की बात की गई है। तो ये किस राज्यों में लागू नहीं होती है ना। इसमें 4 राज्य आते हैं बेसिकली। तो कौन से हैं आपके, देखिए असम, त्रिपुरा, मेघालय, और ये मणिपुर जो राज्य है उसमें सम्मिलित नहीं होती है ना। और देखिए आप इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, आंध्र प्रदेश जो है इसकी मांग कर रहा है कि हमारे यहाँ भी आप अनुसूची 6 को लागू कीजिए, हमें भी उसमें स्पेशल राज्य का मतलब हमें भी दर्जा मिलना चाहिए है। ठीक है, और कौन कौन से हैं आपके हैं त्रिपुरा, असम, मेघालय। अगला है आपका भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूचित में कौन कौन से राज्य जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं। वही बात फिर से आ गई। तो देखिए मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अगला देखिए आप मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, और एक और कौन सा है, आसाम, है ना। 4 राज्य है ना। तो आप देखिए एक जो यदि हम प्लस कर दें इसमें आसाम या असम है ना, तो असम, तो आप देखिए ये 4 हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, असम। अगला देखिए भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो देखिए त्रिपुरा में लागू होते हैं। अभी ऊपर बताया था कौन कौन से थे, देखिए मेघालय था, असम था, और मिज़ोरम था, और था आपका त्रिपुरा। तो केवल त्रिपुरा में। अगला है हमारा प्रश्न, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपकी 11वीं अनुसूची पंचायती राज्य से संबंधित है। अगला है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। तो यहीं पर हमारी जो आज की वीडियो है ये समाप्त होती है। बेसिकली आज हमने इसमें अनुसूचियाँ
और आपके अनुच्छेद और जो प्रमुख भाग हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को देखा है, जो कि एग्ज़ाम में प्रायः आते रहे हैं। और इनको अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ध्यान भी हो जाएंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं। धन्यवाद।